बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा मार्का, बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। इराक से इस वक्त ट्रेंड जंगजू शाम में दाखिल हो रहे हैं। या आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चले उनको देखें। असला, बारूद, तमाम की तमाम चीज़ें कमांडोज मुकम्मल तौर पर लेकर शाम में दाखिल हो रहे हैं। लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है और ये लड़ाई तुर्की तक जानी है बाद में, क्योंकि ईरान ने वार्न किया है कि आप पीछे हट जाएं। इसके साथ साथ इनके टैंक्स, चीज़ें, तमाम की तमाम जो लड़ाई के मामलात हैं। अब ये देखिए कैसा बड़ा अखाड़ा सज गया है कि इराक से बड़े पैमाने पर फाइटर्स पहुंच रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं। ये कई खेप्स हैं जिनमें से इस वक्त तक रवाना हो चुकी हैं और वहाँ पर चली गई हैं। अब दिमिश्क में इनका पड़ाव था। इसके बाद आप ज़रा देखिए अगले लेवल पर क्या हो रहा है। खाली ये मामला नहीं हो रहा, अगले लेवल पर जो सूरत हाल हो रही है वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा तबाहकुन है मामलात, जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और वो मामलात इस वक्त इतने ख़तरनाक है कि ईरान की जानिब से स्पेशल फोर्सेस, यानी समझ लो जो कमांडोज ईरान की इलीट फोर्स के हैं, उनको भी रवाना कर दिया गया है। देखिए ये काम अगर वो ना करें तो जिस बड़ी तादाद के अंदर उनको असला मिल रहा है, उन्होंने टैंक्स, एयरपोर्ट्स, न जाने क्या क्या चीज़ें वहाँ पर इस वक्त यानी कैप्चर की हैं। तो जो सीरियन आर्मी है यानी शाम की जो फौज है वो तो निकट्टू है, निकम्मी है, और उनके अंदर तो मुखबिर बैठे हुए हैं, उनके अंदर तो जर्नैल 2 नंबर बैठे हुए हैं जो अमेरिका इजराइल की ताकतों पर काम कर रहे हैं। वो तो अपने ही अंदर यानी एक लड़ाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मामला तो हो गए हैं बड़े क्लियर, यानी इनको हटा दिया गया है और इनकी जगह अब फाइटर्स आ रहे हैं। अब इसी तरह यमन के फाइटर्स भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो अखाड़ा जो है वो बड़े पैमाने पर इस वक्त सज चुका है। देखिए अगर इतने बड़े पैमाने पर ये फाइटर्स ना जाएं तो इनका मुकाबला करने के लिए सोचे हैं कि कितनी बड़ी फोर्स के अलेप्पो शहर उन्होंने पूरी तरह हलब यानी फतह कर लिया है। उसके बाद वो हमा तक आ गए हैं। फिर उसके बाद अब ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे तक यानी हमा उन्होंने वापस लिया है, लेकिन फिर भी आप समझ लें सिर्फ 2 से 2.5 घंटे बाय रोड सिर्फ दमिश्क दूर है इनसे। तो दमिश्क में भी फायरिंग होना शुरू हो गई थी। पता चला वहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं बहुत सारे लोग। ये नहीं पता चला कहाँ से क्यों हो रही, क्या सूरत हाल है। तो लड़ाई जो है वो बड़े पैमाने पर जारी हो गई है। तो यहाँ पर ये नहीं रुकने वाली। तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद में खेप रवाना नहीं करेंगे तो आप ये समझ लें फिर ये गया शाम का खेल इनके हाथ से। अब जाहिर सी बात है इतनी आसानी के साथ तो रूस नहीं हार मानने वाला। जिसने यूक्रेन में हार नहीं मानी, जिसने इस वक्त पूरी दुनिया से लड़ाई मोल ली, हार नहीं मानी, वो शाम में कैसे मान जाएगा। और ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि शाम गया हमारे हाथ से तो उसके बाद अगला नंबर तो ईरान का है, क्योंकि यही काम उन्होंने ईरान में करना है, यही उन्होंने इराक में करना है और ये उन्होंने लेबनान में करना है। और उसके बाद आप ये समझ लें कि फिर बाकी ममालिक भी गए आपके हाथ से। तो ये अखाड़ा सच चुका है। और यहाँ पर आप याद रखिएगा दुनिया की सबसे खतरनाक जिसका किताबों में जिक्र है, हमारी किताबों में जिक्र है, वो होने के लिए जा रही है। और ये लड़ाई इतनी बड़ी होगी कि आप और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। देखिए इन फाइटर्स को पीछे से खेप पूरी मिल रही है और इनका मुकाबला करने के लिए अब शाम की फौज तो फारिग हो गई है। तो ये फाइटर्स आ रहे हैं। अगर ये यहाँ पर इन्होंने फतह कर लिया यानी वो इलाके, एक तो देखिए 2 इनके काम है। एक तो गए इलाके वापस लेने हैं, इनको मारना है, इनको ख़त्म करना है, और पुराने जो इलाके हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल रखना है। आप देखिए ईरान ने तुर्की को कहा है कि ये जो अमेरिका और इजराइल, ये सूरत हाल के अंदर तुम इनका साथ देकर पूरी तरह शाम का जो क्राइसिस खड़ा हो गया है, शाम के अंदर जो हालात है, इसको जो तुम मदद करे ये ना करना। ये तुम्हारे तो गले पड़ेगी बाबे, हम तो लड़ाई करेंगे, हम तो तैयार हैं इस लड़ाई के लिए, लेकिन तुम तैयार हो, तुम नहीं तैयार हो। लिहाजा किसी गलत फहमी में ना जाना कि मामला तुम्हारे हाथ में आएगा और तुम यहाँ पर इजीली चीज़ों को मैनेज कर लोगे। जो आज तुम आग लगा रहे हो तुम्हारे घर तक जानी है, लिहाजा इस सूरत हाल में काम ना करना। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, देखिए जो इस वक्त फाइटर्स रवाना हो रहे हैं, चाहे वो ईरान से आए हैं, चाहे वो यमन से आए हैं, चाहे वो इराक से आए हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा, ये कोई आम फाइटर्स नहीं हैं और ना ये वो फाइटर्स हैं जो अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए लड़े। जैसे इजराइल के अंदर, अब इजराइल लिबनान में शिकस्त क्यों खा रहा, क्यों वो वापस गए हैं? वो इसलिए गए थे कि वो फौजी वो इनको मारने के लिए कम आए थे, अपनी जानें बचाने के लिए आ रहे थे। इन लोगों को पता है या तुम नहीं या फिर हमने, किसी एक ने बचना है, लिहाजा वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, वो इसको फतह करने के लिए आ रहे हैं, वो इलाके छीनने गए हैं जो उनको वापस लेने के लिए आ रहे हैं।
आप ये देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल में जब ये फाइटर्स एंटर होंगे, ये शाम की आर्मी तो बहुत ही घटिया आर्मी निकली है, ये जो फाइटर्स एंटर होंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि फाइटिंग करते करते जब ये अगले लेवल पर घुसेंगे तो ये आसानी के साथ हलब और ये तमाम चीज़ें इनको फतह कर लेंगे। अगर ये काम हो गया तो आपको पता है इसराइल को इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी क्या है, जो इसराइल इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान है। देखिए, दो चीज़ें होनी है यहाँ पर। अगर किसी भी वजह से ये हार जाते हैं सारे, ये जो फाइटर्स आ रहे हैं, ईरान, रशिया, ये शाम, ये इतनी आसानी से कोई नहीं हारने वाला, ये आप ज़हन में रखिएगा। मिसाल ले लें, दो सिनेरियोज है यहाँ पर। अगर ये हार जाते हैं तो फिर ईरान ने बचना नहीं है, ये आप ज़हन में रख ले। इराक ने भी नहीं बचना है, लेबनान ने भी नहीं बचना है, और रूस ने भी नहीं बचना है, क्योंकि फिर सबका नंबर आएगा और बड़े बुरे तरह आएगा। इसलिए ये सारे अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पर जीत गए, जिसके इम्कानात बहुत रोशन है, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, फिर इजराइल का नंबर है, फिर तुर्की का नंबर है। फिर ये मत आप सोचें कि ये मामला हो जाएगा, फिर तुर्की फलाना, फिर इसराइल। देखिए, जो फाइटर्स यहाँ तक शाम में आ गए हैं, फिर वो यहाँ तो नहीं रुकेंगे ना, फिर वो क्या करेंगे? फिर वो कहेंगे कि बस अब बहुत हो गया, अब गजा जाना है लड़ने के लिए, अब हमें इसराइल से जो इसराइल ने इलाके लिए वो लेने हैं। तो ये असल में किसी एक जानिब मामला बहुत खतरनाक है। इसराइल को ये बात अच्छी तरह पता है कि ये काम इतना आसान नहीं है। देखिए, कोशिश उसने की थी, लेकिन ये लड़ाई अब आपको नजर आएगी। ईरान इस लड़ाई को किसी सूरत नहीं हारना चाहता, रूस इस लड़ाई को किसी सूरत नहीं हारेगा। सो लिहाजा ये वापस रीटेक कर लेंगे बहुत सारी चीज़ें। लड़ाइयों में इसी तरह होता है। ये इलाका पहले भी, ये यानी हलप जो है वो पहले भी हाथों से निकल गया था, और यानी अलेप्पो उस वक्त भी इनके हाथ से निकल गया, आज भी निकल गया, दोबारा उन्होंने रीगेन किया। ये होता रहता है। पहले भी फाइटर्स आए थे, उन्होंने क्लियर करवाया और वो चले गए। अब भी वो दोबारा आ रहे हैं, वो क्लियर करवाएंगे। लेकिन इस दफ़ा जो वो काम करवाएंगे, फिर वो यहाँ नहीं रुकने वाले। ये जंग छिड़ी हुई है गजा की, फिर उन्होंने गजा तक जाना है, फिर उन्होंने इसराइल से लड़ाई करनी है, और इसराइल इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। देखिए, तकरीबन 10 लाख के करीब इस वक्त यमन के जो फाइटर्स हैं वो रेडी हैं। उनमें से आप 30-40 हज़ार या 50 हज़ार फाइटर्स भी यहाँ पर आ गए तो आप ये ज़हन में रखिएगा, फिर उसके बाद ये भी नहीं बचने वाले। इस वक्त असल बात ये है कि ईरान की यानी रूस से जो बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि आप फाइटर्स भेजें, रूस डाटा देगा, असला जा रहा है, तमाम चीज़ें। देखिए, जो शाम का महाज है वो ईरान अकेला भी लड़ सकता है, इराक के फाइटर्स भी लड़ सकते हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर वो इसको इस तरह समझ रहे हैं लड़ने के लिए कि हम इसराइल से लड़ रहे हैं। ये मत समझिए आप कि वो ये समझ रहे हैं कि जी हम ये को शाम को बचाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये फाइटर्स यहाँ पर कामयाब हो गए तो इन्होंने यहाँ रुकना नहीं है। फिर उसके बाद प्लान इनका ये होगा कि गोलान हाइट्स जो इसराइल के पास, हमने उसको भी टेक ओवर करना है। आज ये बात ज़हन में रख लीजिएगा। अब वो टाइम आने वाला है जब रूस के सब्र का पैमाना हो गया लबरेज। देखिए, रूस को पता है इस बात का कि किस तरह इसराइल, तुर्की और अमेरिका ये सारा काम कर रहे हैं। आज भी ईरान ने बेवकूफ़ तो नहीं है, तुर्की को कहा है, और साथ ये भी कहा है कि जितने इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो अमेरिका और इसराइल का मोहरा बनकर शाम के क्राइसिस को बढ़ावा ना दे। किसको वो कह रहे हैं? कौन है शाम के अंदर? जाहिर सी बात है वो क्लियरली खुलकर कह रहे हैं, तुर्की को, अर्दोगान को कह रहे हैं। सो एक बात याद रखिएगा, इस दफ़ा दो काम होंगे। साथ अगर इसराइल ने स्ट्राइक करने की कोशिश की, आपको पता है इसराइल की फ़ौजें जो हैं वो इस वक्त क्या कोशिश कर रही हैं? वो कह रही हैं कि हमने शाम में दाखिल होना है। तो ये जो फाइटर्स उन्होंने बुलाए हैं, किस लिए बुलाए हैं? अब इन्होंने इसराइल को भी भगाना है और इसराइल में एंट्री भी लेनी है। ये अगर मार्का एक दफ़ा शुरू हो गया कि वो इसराइल में दाखिल हो गए, तो आप ये समझ लें कि फिर उसके बाद वो यरूशलेम को आज़ाद किए बगैर ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली, ये किसी सूरत ख़त्म नहीं होगी। देखिए, कभी कभार होता ये है कि आपसे गलतियाँ करवाई जाती हैं। इसराइल से इस वक्त ये गलती करवाई गई है और बड़े पैमाने पर गलती करवाई गई है कि वो यहाँ पर है। लिबनान में उनको शिकस्त हुई है, लेकिन शर्त यहाँ पर यह है कि इस लड़ाई को ये मंतकी अंजाम तक लेकर जाएं और देन वो इसराइल का रुख करें, क्योंकि जब इसराइल को नज़र आएगा कि मामला हमारे ख़राब हो गए तो पीछे हटेंगे। अब अगर समझ लें एक आइडियल सिनेरियो क्या है, मिसाल के तौर पर इसराइल की फ़ौजें भी शाम में दाखिल हो गई, उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दिया। स्ट्राइक को गिराना है रूस ने, जो कि उसने कमिटमेंट दी है। सेकेंड सूरत हाल है कि फ़ाइटर जो हैं वो ईरानी, इराकी और ये सारे इस वक्त लड़ाई के लिए जाएंगे, उन्होंने करना है। फिर वो जब इसराइल को धकेल कर गोलान हाइट से पीछे ले जाएंगे तो फिर मज़ा आएगा तब कि जब वो कहेंगे कि अच्छा अब ये तो काम कर लिया, यहाँ तक तो हम आ गए हैं, अब आगे तक भी जाकर इसराइल से काम करें। आपको पता है कि जो इराकी, यमनी, ये सारे तैयार बैठे हुए हैं। इवन कि आप देखेंगे तो अफगान फोर्सेस भी यहाँ पर, यानी
दाखिल हो जाएंगी। ये आप ज़रा देखते जाइए होने क्या लगा यहाँ पर। ऐसे ही नहीं किताबों में दर्ज के शाम का अखाड़ा जो सजना है और वो बड़े पैमाने पर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जितना मर्जी इस वक्त यानी कंट्रोल हाथ से गया बशारुल असद के, ये यहाँ पर एक बड़ा मार्का बिल्कुल खड़ा होने वाला है और खेल का रुख जाएगा बिल्कुल यरूशलेम की जानिब या फिर तेल अवीव की जानिब। इंतज़ार उस बात का है कि अगला मरहला क्या होने वाला। तैयार रहिएगा इस सारी सूरत हाल के लिए। लड़ाई का आगाज, मैदान सज चुका है, फोर्सेस पहुंच चुकी हैं, अखाड़ा भी सज चुका है और जीतना किसने है ये आपको पता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।